हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज 30 अगस्त 2023 के करंट अफेयर्स के इस सेशन को। और इस सेशन में हम लोग देखेंगे झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को। इन प्रश्नों को हम देखेंगे व्याख्या के साथ और कुछ प्रश्नों को हम लोग रिवीजन भी करेंगे इसी सेशन में। इसके अलावा मैं आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न भी दूंगा जो पिछले वीडियो के कोई एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। और सेशन के अंत में हम झारखंड से रिलेटेड जो स्टैटिक जीके के कुछ प्रश्न हैं उसे भी व्याख्या के साथ देखने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं इसका पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पे बहुत जल्द। और अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो गुड, और नहीं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं इस सेशन को। और सेशन की शुरुआत अभ्यास प्रश्न से। और पिछले वीडियो का अभ्यास प्रश्न था राइड अबव द क्लाउड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है जिसका लोकार्पण 16 अप्रैल 2023 को किया गया। इसका ऑप्शन ए है संजीव शेखर, ऑप्शन बी कृष्ण कुमार, ऑप्शन सी अजय कुकरेती अथवा ऑप्शन डी कंजीव लोचन। दोस्तों राइड अबव द क्लाउड्स ये पुस्तक है जो काफ़ी चर्चा में रहा है और इसके लेखक हैं संजीव शेखर। आइए इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल में जान लेते हैं। 16 अप्रैल 2023 को लेखक संजीव शेखर की किताब राइड अबव द क्लाउड्स का लोकार्पण किया गया था। और यह पुस्तक टीम वर्क और जुनून को उजागर करने वाला एक पुस्तक है। जिस तरह से एक खिलाड़ी खेल को खेलते समय एक जुनून दिखाता है, टीम वर्क दिखाता है, वैसे ही विषय इसमें शामिल किया गया है। संजीव शेखर पेशे से कारपोरेट प्रोफेशनल हैं और पत्रकारिता से भी वे लंबे समय तक जुड़े रहे हैं। संजीव शेखर की अभी 3 पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी है। पत्रकारिता पर आधारित जो उनकी पुस्तक है वह बियॉन्ड न्यूज़। महिला सशक्तिकरण पर भी आधारित उन्होंने एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है डेडलॉक। और जो वर्तमान पुस्तक है राइड अबव द क्लाउड्स, यह उनकी तीसरी पुस्तक है। आइए अब इम्पॉर्टेंट न्यू प्रश्नों को देखते हैं करंट अफेयर्स के। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने डॉक्टर अरुण मिश्रा द्वारा रचित किस पुस्तक के द्वितीय संस्करण का राजभवन में हाल ही में विमोचन किया है। ऑप्शन ए थैंक यू कैंसर, ऑप्शन बी थैंक यू टीबी, ऑप्शन सी थैंक यू कोविड अथवा ऑप्शन डी थैंक यू एड्स। इसका उत्तर है दोस्तों थैंक यू कैंसर नामक पुस्तक का विमोचन राज्यपाल के द्वारा किया गया है जिसके लेखक हैं अरुण मिश्रा। आपको बता दें कि झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने डॉक्टर अरुण मिश्रा द्वारा रचित पुस्तक थैंक यू कैंसर के द्वितीय संस्करण का राजभवन में 3 अगस्त 2023 को विमोचन किया था। आपको बता दें कि इसका प्रथम संस्करण 2017 में आया था। कैंसर के इलाज के लिए सबसे बड़े माने जाने वाले अस्पताल टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जो कि मुंबई में स्थित है ने इस किताब पर एक अध्ययन भी कराया है। और ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट की एक टीम ने अध्ययन के बाद पाया है कि यह पुस्तक यानी थैंक यू कैंसर कैंसर पीड़ितों को कैंसर को जीतने में प्रेरणादायी साबित हो रही है। और डॉक्टर अरुण खुद एक एडवांस्ड स्टेज कैंसर पेशेंट रहे हैं और अपने अनुभव को इन्होंने इसमें साझा किया है। आपको बता दें कि लेखक अरुण मिश्रा ने कैंसर जैसी बड़ी बीमारी को भी अपनी खुशी पर हावी नहीं होने दिया था और दर्द में रहकर उन्होंने लगातार इस पुस्तक को लिखना जारी रखा था। और अंत में यह पुस्तक थैंक यू कैंसर के नाम से प्रकाशित हुआ था। कई अस्पतालों में यह पुस्तक कैंसर पीड़ितों तक फ्री में पहुंचाया जा रहा है ताकि बीमारी से जूझ रहे लोग कैंसर से जीत सके। यह पुस्तक अब लाखों लोगों तक पहुंच गया है और कैंसर पीड़ितों के लिए प्रेरणा बन रही है। यह पुस्तक जिसका नाम है थैंक यू कैंसर। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। और प्रश्न नंबर 2 है ब्रेन डेथ की घोषणा करने वाला झारखंड का पहला अस्पताल कौन बन गया है। ऑप्शन ए रिम्स रांची, ऑप्शन बी एमजीएम जमशेदपुर, ऑप्शन सी सीआईपी यानी कांके में जो हॉस्पिटल है सीआईपी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री, और पीएमसीएच जो कि पाटलिपुत्र में है, पाटलिपुत्र मेमोरियल हॉस्पिटल है धनबाद में।
जो अब विनोद बिहारी महतो के नाम से कर दिया गया है, PMCH। इसका सही उत्तर है दोस्तों रिम्स, यानी राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस राज्य का पहला ऐसा अस्पताल बन गया है जो अब ब्रेन डेथ की घोषणा कर सकता है, यानी किसी व्यक्ति को ब्रेन डेड घोषित कर सकता है। झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल रिम्स यानी राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस राज्य का पहला अस्पताल बन गया है जो ब्रेन डेथ की घोषणा कर सकेगा। ब्रेन डेथ को ठीक नहीं किया जा सकता है और ब्रेन डेड घोषित होने के बाद परिवार की सहमति से अंगदान के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता है और इसका निर्णय लिया जाता है ताकि किसी दूसरे ज़रूरतमंद को जीवन दान दिया जा सके। आपको बता दें कि रिम्स के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को इस मेडिकल बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। आपको बता दें कि ब्रेन डेथ घोषित करने से पहले कुछ टेस्ट किए जाते हैं जिसके आधार पर किसी व्यक्ति को ब्रेन डेथ घोषित किया जाता है, यानी उसके ब्रेन को डेथ घोषित किया जाता है। ये कुछ टेस्ट है, जैसे स्वतः श्वास न ले पाने के कारण जो क्षमता होती है उसका वो समाप्त हो जाती है, जिसे एपनिया टेस्ट कहते हैं। पुतलियों यानी प्यूपल्स पर प्रकाश डालने पर कोई प्रतिक्रिया न देना, दर्द होने पर किसी भी तरह का प्रतिक्रिया न दिखना, आँख की सतह पर छूने पर आँखों का न झपकना, कान में बर्फ़ का पानी डालने पर भी आँखों का न हिलना और EEG परीक्षण में मस्तिष्क का कोई गतिविधि न दिखना। ये 6 ऐसे टेस्ट हैं जिसके आधार पर कोई डॉक्टर किसी व्यक्ति को ब्रेन डेथ घोषित करता है। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को, और प्रश्न नंबर 3 है आज का। झारखंड की वह महिला जिसे 7th इंडियन फिल्म फेस्टिवल सिंसिनाटी की जूरी में शामिल किया गया। ऑप्शन ए प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन बी महुआ माझी, ऑप्शन सी विजय शर्मा अथवा ऑप्शन डी श्वेता प्रसाद। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी विजय शर्मा। जमशेदपुर की समालोचक यानी क्रिटिक, विश्व साहित्य अध्येता यानी वर्ल्ड लिटरेचर स्कॉलर और सिनेमा विशेषज्ञ सिनेमा एक्सपर्ट विजय शर्मा, जो कि जमशेदपुर की रहने वाली है, 7th इंडियन फिल्म फेस्टिवल सिंसिनाटी में जूरी में शामिल की गई थी। और इस फेस्टिवल का आयोजन 17 से 20 अगस्त के बीच 17 से 20 अगस्त 2023 के दौरान किया गया था। द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ सिंसिनाटी अपने ढंग का सिंसिनाटी और ओहियो में होने वाला एकमात्र साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल है। इसमें साउथ एशिया में बनाई गई शॉर्ट फीचर फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज़ का प्रदर्शन किया जाता है। यह समारोह फिल्म बनाने वालों, अभिनेता तथा फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों को अपने कार्य प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है और यह अब चौथा बार है जब विजय शर्मा सीने जूरी में शामिल की गई हैं। 13 वर्ष से वह साहित्य और सिनेमा से जुड़ी है। इसके अलावा कला संस्था सृजन संवाद का वह संचालन कर रही है वर्तमान में, और सिनेमा से जुड़ी उनकी 10 पुस्तकें भी अब तक प्रकाशित की जा चुकी हैं। प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में किस दैनिक समाचार पत्र ने झारखंड के मान बढ़ाने वाले 26 लोगों को झारखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए हिंदुस्तान, ऑप्शन बी प्रभात खबर, ऑप्शन सी दैनिक भास्कर अथवा ऑप्शन डी द एवेन्यू मेल। इसका सही उत्तर है दोस्तों प्रभात खबर। 26 लोगों को झारखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया है जिन्होंने झारखंड का नाम बढ़ाया है, मान बढ़ाया है। 26 अगस्त 2023 को झारखंड के सबसे प्रतिष्ठित, विश्वसनीय व लोकप्रिय समाचार पत्र प्रभात खबर ने प्रदेश का मान बढ़ाने वाले 26 लोगों को झारखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया है। राज्यपाल CP राधाकृष्णन और झारखंड के विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने इन सभी विजेताओं को सम्मानित भी किया है। इसमें कुछ प्रमुख नाम हैं, आपको बता दें कि गुरु सुशांत महापात्रा हैं जो छऊ मुखौटा से जुड़े कलाकार हैं। उसके अलावा आदित्य रंजन है जिनके कोडरमा मॉडल काफ़ी प्रचलित रहा है और शिक्षा से जुड़ा हुआ यह मॉडल था, और कुछ दिनों पहले तक ये आदित्य रंजन कोडरमा के DC थे। विनीता सोरेन जो कि पहली आदिवासी महिला है जिन्होंने एवरेस्ट फतह किया है। इसके अलावा रिया तिर्की मिस इंडिया के फाइनलिस्ट तक पहुंचने वाली पहली महिला आदिवासी, सरोजनी लकड़ा और एमेल्डा
एक्का जो कि दोनों बड़ी एथलीट रही हैं और हाल ही में इन दोनों को आईपीएस में प्रोन्नति दिया गया है। इसके अलावा रणेंद्र कुमार हैं जो वर्तमान में टीआरआई यानी ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक हैं और प्रसिद्ध रचनाकार और साहित्यकार हैं। और ऐसे ही अन्य लोगों को यानी कुल 26 लोगों को प्रभात खबर ने झारखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया है। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, बहुचर्चित चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार मामले में भाजपा के किस पूर्व विधायक को 3 वर्ष की सजा सुनाई गई है? ऑप्शन ए गुलशन आजमानी, ऑप्शन बी बाबूलाल मरांडी, ऑप्शन सी रघुवर दास अथवा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गुलशन आजमानी, जो पूर्व में बीजेपी के विधायक रहे हैं। उन्हें 3 वर्ष की सज़ा सुनाई गई है डोरंडा कोषागार मामले में, जो कि चारा घोटाले से संबंधित था। बहुचर्चित चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार में मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक गुलशन आजमानी समेत 53 को 3 वर्षों की सज़ा सुनाई गई है। उस दौरान गुलशन आजमानी रांची से एक विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक थे। इस मामले में सीबीआई अदालत ने 35 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी भी कर दिया है और कुल 124 आरोपियों पर ट्रायल अभी भी चल रहा है। बता दें कि हालांकि इस मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इस डोरंडा कोषागार में आरोपी नहीं थे और डोरंडा कोषागार मामले में 27 वर्षों से कई सारे केस अलग अलग व्यक्तियों पर चलाए जा रहे हैं। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वन लाइनर्स के फॉर्म में कुछ करंट अफेयर्स को रिवीजन के तौर पर। पहला प्रश्न है इसमें, किस देश ने इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट क्वीन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म इंडिया 2023 का ताज जीतकर एंजेला मेरिना टिर्की ने पूरे भारत का नाम रोशन किया है? इसका उत्तर है फिलीपींस। इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट क्वीन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म इंडिया 2023 का आयोजन किया गया था फिलीपींस में, जहां एंजेला मेरिना टिर्की विजेता रही थी। दूसरा प्रश्न है, राज्य में हर वर्ष चयनित होने वाले कितने आदर्श पंचायत के पंचायत सचिवों को पूरे परिवार के साथ विदेश दौरा कराए जाने की घोषणा झारखंड सरकार के द्वारा किया गया है? इसका उत्तर है 5 आदर्श पंचायत जो होंगे प्रति वर्ष उन्हें परिवार सहित विदेश दौरा कराया जाएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार झारखंड मलेरिया उन्मूलन के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में किस स्थान पर रहा है? इसका उत्तर है तीसरा, यानी तीसरा स्थान रहा है रैंक में वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020 जो जारी किया गया है। इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर का आयोजन किस जिले में किया गया? इसका उत्तर है मोराबादी रांची में इसका आयोजन किया गया था 28 अप्रैल से 8 मई 2023 के बीच। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी नदी के प्राकृतिक बालू के विकल्प के रूप में एक निर्मित बालू यानी एम सैंड मैन्युफैक्चर्ड सैंड बना रहा है? इसका उत्तर है कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड मैन्युफैक्चर्ड सैंड यानी एम सैंड बना रहा है, जो कि प्राकृतिक बालू की तरह ही दिखेगा और काम भी उसी तरह का करने वाला है। यानी प्राकृतिक बालू की तरह ही कोल इंडिया लिमिटेड मैन्युफैक्चर्ड सैंड बना रहा है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को, और आज का अभ्यास प्रश्न है, झारखंड में अब तक कितनी बार पंचायत चुनाव कराए गए हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 अथवा ऑप्शन डी 4। इसका जवाब आप कमेंट में करके बता सकते हैं। चलिए अब स्टैटिक जीके के कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। झारखंड से समुद्र तट की निकटतम दूरी कितनी है? ऑप्शन ए 40 किलोमीटर, ऑप्शन बी 90 किलोमीटर, ऑप्शन सी 130 किलोमीटर अथवा ऑप्शन डी 150 किलोमीटर। दोस्तों सही उत्तर है 90 किलोमीटर, यानी झारखंड से समुद्र तट की जो दूरी है न्यूनतम निकटतम दूरी वो 90 किलोमीटर है। आपको बता दें कि झारखंड की भौगोलिक सीमा कहीं भी समुद्र से तो स्पर्श नहीं करती है, परंतु समुद्र से जो निकटतम दूरी है वह 90 किलोमीटर है और यह उड़ीसा तट से यह दूरी झारखंड की 90 किलोमीटर है। अगर
जिले की बात करें तो झारखंड का पूर्वी सिंहभूम जिला उड़ीसा तट से सबसे नज़दीक माना जाता है। अतः समुद्र तट से पूर्वी सिंहभूम जिला जो है वो 90 किलोमीटर की दूरी पर है और यह दूरी लगभग है दोस्तों ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर। चलिए अब देखते हैं वन लाइनर्स के फॉर्म में स्टैटिक जीके को। आज का पहला प्रश्न है, झारखंड में बुढ़ई मेला किस जिले में लगता है? इसका उत्तर है, झारखंड का एक प्रसिद्ध मेला माना जाता है बुढ़ई मेला, जो देवघर में लगता है। आपको बता दें कि बुढ़ई में एक गांव है, वहीं पे सैकड़ों वर्षों से बुढ़ई पहाड़ पर एक मेला का आयोजन किया जाता है जिसे बुढ़ई मेला कहते हैं और यह अगहन माह में लगता है, शुक्ल पक्ष के पंचमी को। यहाँ पे एक और पर्व भी मनाया जाता है जिसे नवान पर्व कहते हैं, नवान पर्व। और यहीं पे एक प्रचलन भी है नवान, जैसे नवान कर को अदा करने की, और नवान कर अदा करने के बाद जो भी व्यक्ति पूजा करने जाते हैं, बुढ़ई पहाड़ के पास बुढ़ेश्वरी मंदिर है, वहाँ जाते हैं और फिर वहाँ पूजा अर्चना करते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य के गठन हेतु बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया था? इसका उत्तर है अनुच्छेद 3। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 आपको बता दें कि यह कहता है कि नए राज्यों का निर्माण विधि के द्वारा संसद कर सकता है। इसके अलावा जो वर्तमान में राज्य हैं उनके क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकता है, उसके सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है या उसके नामों में परिवर्तन कर सकता है। अतः अनुच्छेद 3 के द्वारा ही बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक पेश किया गया था झारखंड राज्य के गठन के लिए। तीसरा प्रश्न है, झारखंड का क्रमशः 23वां और 24वां जिला कौन सा है? यह है दोस्तों क्रमशः 23वां और 24वां जिला खूंटी और रामगढ़, और यह जिला का गठन किया गया था, दोनों वैसे एक ही दिन किया गया था और यह किया गया था 12 सितंबर 2007 को। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी CNT के तहत डिक्री का क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय होता है दोस्तों सिविल न्यायालय का आदेश। आपको बता दें कि सिविल न्यायालय का जो आदेश होता है उसे ही डिक्री कहते हैं। आमतौर पर न्यायालय जो भी आदेश जारी करता है उसे दोनों पक्षों के सुनने के बाद जो ऑफिशियल स्टेटमेंट या ऑफिशियल जो डिसीजन दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, सिविल कोर्ट के द्वारा या कोर्ट के द्वारा, उसे ही डिक्री कहते हैं। और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में भी जो डिक्री है उसका अभिप्राय यही है, सिविल न्यायालय के द्वारा दिया गया आदेश डिक्री कहलाता है। और आपको बता दें कि छोटा नागपुर CNT एक्ट के बारे में कि इसका जो है इसे लागू किया गया था 11 नवंबर 1908 को, और इसके ड्राफ्ट्समैन थे जॉन एच हॉफमैन। और CNT एक्ट जो है वर्तमान में वो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल और पलामू प्रमंडल में लागू किया जाता है। और दोस्तों आज का अगला और अंतिम प्रश्न है, झारखंड में संचालित पंख योजना का उद्देश्य क्या है? दोस्तों इसे शुरू किया गया था, आपको बता दें कि 2017 में पंख योजना, और इसका उद्देश्य है शहरी मलिन बस्तियों के विद्यार्थियों को विद्यालय से जोड़ना। यानी जो गंदी बस्तियों में, शहरी गंदी बस्तियों में जो रहते हैं, जो स्लम एरियाज़ में जो रहते हैं, जिसे कहते हैं स्लम ड्वेलर्स, वहाँ के जो बच्चे हैं, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, उन्हें स्कूल से जोड़ना या वापस विद्यालय में उन्हें बुलाकर उन्हें एजुकेट करना, यही पंख योजना का उद्देश्य था। और इसकी शुरुआत की गई थी, बता दें कि 6 दिसंबर 2017 को इसकी शुरुआत की गई थी। और 6 से 14 वर्ष के बीच के बच्चों को स्कूल से जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य है। ये था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।